अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मरिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत है वो इंतहाई डिसाइसिव मोड पर खड़ी है और कल हमने जो अनफॉर्चुनेट मनाजिर देखे पार्लियामेंट लॉजेस में, जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अंसारुल इस्लाम के जत्थे हमने वहाँ पर देखे और इस पर अपोजिशन की जाहिर है कि एक शिकायत भी सामने आई कि इस्लामाबाद पुलिस ने आखिर क्यों रेड की, क्यों इस्लामाबाद पुलिस ने उनको इस तरह से निकाला कि जैसे वो कोई मुजरिम हो। वो तो अगर एक फजल रहमान साहब के एमएनए को मिलने आए थे तो इसमें कौन सा बड़ा जुर्म हो गया। जबकि दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा की ये शिकायत थी कि जिस तरीके से यरगमाल बनाने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट लॉजेस में ख़वातीन भी हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील किया, फैमिलीज़ ने बड़ा इनसिक्योर फील किया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल रेज़ होता है कि जब पाकिस्तान का आइन और कानून इजाज़त ही नहीं देता किसी भी सियासी जमात को कि वो अपनी पर्सनल प्राइवेट मिलिशिया रखे, तो इस तरह से तो फिर कल को हर सियासी जमात ही अपनी ज़ाती प्राइवेट सिक्योरिटी का जत्था लेकर आ जाएगी और फिर आपकी फ़ौज, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, फिर इनका रोल तो बिल्कुल ही ख़त्म होकर रह जाएगा। फिर तो अल्लाह ना करे हमारी रियासत डिसफंक्शनल हो जाएगी। सो ये कुछ बड़े सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इनको एड्रेस करें, इनके जवाबात ले सकें। हमारे साथ पहले सेगमेंट में मौजूद हैं हसान खावर साहब, जो कि पंजाब के तर्जुमान हैं। हसान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हसान साहब, ये अभी जो सारी खिचड़ी पक रही है और इसमें तोपों का रुख, अगरचे बात तो वज़ीर आज़म साहब के एतमाद और अदम एतमाद की हो रही है, लेकिन तोपों का रुख बुज़दार साहब की जानिब भी आ रहा है। और दिलचस्प बात यह कि अपोजिशन की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने MPs ये डिमांड कर रहे हैं। कुछ ऑफिशियल लेवल पर भी हमने बात होते हुए देखी, जो उनकी ऑफिशियल डिमांड सामने आई, निजी महफिलों में तो होती ही है कि बुज़दार साहब को रिप्लेस किया जाए। तो क्या खबर है आपकी, को बुज़दार साहब को रिप्लेस किया जा रहा है या ये सिर्फ रूमर्स हैं? पंजाब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और यहाँ पे वज़ीर आला कौन होगा इसका फैसला जाहिर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब करेंगे। और जिस शख्स पे इमरान खान का कॉन्फिडेंस होगा वज़ीर आला होगा, और उस शख्स का नाम उस्मान बुज़दार है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अगर कोई शख्स वज़ीर आला लगना चाहता है तो उसकी ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन उससे वज़ीर आज़म का फैसला तो नहीं बदल सकता। तो एज ऑफ टुडे अभी तक वो पूरा फुल कॉन्फिडेंस एंजॉय करते हैं इमरान खान साहब का, उस्मान बुज़दार साहब जो है, और जब तक वो कॉन्फिडेंस एंजॉय करते रहेंगे वही वज़ीर आला। बिल्कुल ठीक। अच्छा हसान साहब, आपकी क्या खबरें हैं कि अभी जो वफाक में जोड़ तोड़ चल रही है एज वी स्पीक, इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अपनी इत्तेहादियों के साथ गुफ्तगू चल रही है, रूठने मनाने का सिलसिला चल रहा है। पंजाब का भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब का ये अदम एतमाद भले कामयाब हो या नाकाम हो, पंजाब आपकी ऑपोजिशन के बड़े निशाने पर है। यहाँ पर आप लोगों के साथ कितने लोग राब्ते में हैं ऑपोजिशन के? देखिए, हम लोग तो सबसे राब्ते में हैं। अपना तमाम अराकीन जो है उनसे भी राब्ते में है, जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे भी राब्ते में है, बल्कि ऑपोजिशन के अरकान भी आके हमसे रब्ता कर रहे हैं। तो हम लोग तो सियासी तौर पे ज़ाहिर एक्टिव हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आए, उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स, काफ़ी मैराथन मीटिंग्स की। वज़ीर आला का तो कंटिन्यूअसली वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स चल रही हैं। तो हम लोगों ने अपने राब्ते मजबूत भी किए हैं। जहाँ कहीं हमें शिकवा शिकायत नज़र आया उस पर भी काम किया है ताकि हम मुत्तहिद होकर चलें। और इस वक्त हमारा फोकस है फेडरल गवर्नमेंट, जहाँ पे तहरीक अदम एतमाद है, और इंशाल्लाह पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर दोनों जगह ये जो अपोजिशन का चूचू का मुरब्बा है इसे शिकस्त फाश देंगे। और आपने कहा कि ये खिचड़ी बन रही है, तो बचपन में कहानी सुनी थी कि चिड़िया लाई चावल का दाना, कौवा लाया दाल का दाना। तो ये चावल और दाल के दाने जो है ना इकट्ठे कर करके बड़ी मुश्किल खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये खिचड़ी इनसे दम चढ़नी नहीं है। और अच्छा। ये जो नीम कच्ची खिचड़ी बहुत खानी पड़ती, और ये काफी होगा, और उसके बाद ये वाला सीन होगा जब इनकी आपस में एक दूसरे पे ये गएंगे, तलबा एक दूसरे पे डालेंगे नाकामी के। सही। ये आपकी बातों से तो मुझे जैसे हुकूमत ने कोई प्लान बनाया हुआ है कि कोई गैस की और बिजली की एंड टाइम पर लोड शेडिंग कर देनी है कि इनकी खिचड़ी पक ना सके।
तो क्या स्ट्रेटजी आप लोगों की? एक बड़ी कानूनी नुक्ते पर भी हसन साहब बहस हो रही है, अगले सेगमेंट में हमने करनी भी है इस लीगल नुक्ते पर बहस। ये जो 63A की तशरीह पर बहस हो रही है कि वज़ीर आज़म साहब अगर अपने, जाहिर है जैसे PTI की स्ट्रेटजी सामने आ रही है कि जी कोई भी हुकूमती रुकन समेत इत्तेहादी जितने भी आपकी है इत्तेहादी जमातों के अरकान वो नहीं अरकान असेंबली जाएंगे उस दिन वोटिंग वाले दिन, तो अगर उनमें से कोई चला जाता है तो उसको रोकने का आपका फिर क्या मैकेनिज्म होगा? क्योंकि पैसा तो चल रहा है, ये तो बड़ी पक्की खबर हम तक भी पहुंची है। देखिए, पैसे तो खुले आम ऑफर हो रहे हैं और बात यह है कि अगर पैसे ना ऑफर हो रहे होते तो हमें हैरानी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो इनका तर्ज आम से ही रहा है और सियासत को ये कारोबार समझते हैं और कारोबार सियासत करते हैं, सियासत के जरिए कारोबार है। तो ये जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है इसके अंदर कारोबार और सियासत का चोली दामन का साथ रहा है। इनका ख्याल है कि हर चीज खरीदो फरोख्त के लिए होती है और हर चीज की कीमत होती है जो लगाना चाहती है। और माजी में उन्होंने बड़ी जगह कोशिश की, कहीं कामयाब हुई कहीं नाकाम हुई, ये पहला हरबा होता है। सही। दूसरा हरबा खैर बात और जगह चली जाएगी बयान हरफी बना रहे हैं जो पैसे ना ले। लेकिन एनीवे देखिए, बात यह है कि नेट आईनी महर होने यहाँ पे हसन साहब, यहाँ पर मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। हम एक क्विक ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। शहर इक़्तिदार का पॉलिटिकल टेम्परेचर इस वक्त लम्हा बलम्हा बढ़ता चला जा रहा है और दोनों ही साइड्स इक्वली कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। कम अज़ कम बयानात की हद तक, दावों की हद तक जो जोम है जिसके साथ ये दावे किए जा रहे हैं वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने कल एक टॉक शो में काफ़ी गुस्से का इजहार किया जब उनसे हमारे एक कॉलीग ने सवाल पूछा कि क्या आपकी नंबर गेम पूरी है या नहीं। और जाहिर है ये बड़ा लेजिट सवाल है, लेकिन उनको इस बात पर बहुत तैश आ गया कि ये जो पार्लियामेंट लॉजेस में सब कुछ हुआ है ये कुछ मुद्दा हम पे इस किस्म का डाला जा रहा है कि शायद हमारी नंबर गेम पूरी नहीं, जिस वजह से ये सब कुछ किया गया। तो इस पर उन्होंने गुस्से से कहा कि भाई आपको क्या मसला है, नंबर हमारे पूरे हो ना हो, हमने तबले जंग बजा दिया है। हमारे साथ मौजूद है हसन खावर साहब जो कि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं और उनके साथ तशरीफ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब आपकी तरफ आती हूँ, तबले जंग बजा चुके हैं फजलुर रहमान साहब, कैसी तैयारी है आपकी हुकूमत की? तबले जंग बजाएं या तबले बजाएं, हमारी तैयारी पूरी है इस जंग की या जो भी ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो मैच खेलने जा रहे हैं, कल जो हुआ बुनियादी तौर पे ये तो बॉल टेम्परिंग की कोशिश थी जिसको नाकाम बनाया और स्टेट विद इन द स्टेट की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जो अहम बयान मौलाना फजल रहमान ने आज दिया, उन्होंने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम सड़कों पे आएंगे। तो मुझे तो लगा उनकी बात सुन के कि वो अभी से जैसे भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और मुझे लगा उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली अभी से और वो प्लान बी पे आ चुके हैं। तो अभी तो काउंटिंग भी नहीं हुई, तो अभी से ये प्लान बी की बातें करने लग गए हैं। तो मुझे तो उनके आज जोशो खरोश कुछ कम दिखाई दिया और ये आपके सामने है कि जो शख्स ऑलरेडी प्लान बी की बात करने लग जाए तो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ पे होगा। उनको असल में नजर आ गया कि उनसे लोग पूरे नहीं होने और इस पूरी कैंपेन के अंदर इतना ज्यादा इसमें हवा भरी गई इस बारे में कि वो अब जब पूरा वेट नहीं उठा सकेगा, तब पर नहीं लेके जाएगा, तो जाहिर है कि इनके लिए काफी एम्बैरेसमेंट हो जाएगी और एक सियासी डेंट भी पड़ेगा और शहबाज शरीफ साहब कुछ केसों का सामना भी है। तो अब इन वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बचने के लिए कोई वे आउट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इनको मिलेगा नहीं। अब इनको आखिर तक जाना पड़ेगा और ये नंबर गेम का सामना करना पड़ेगा और फिर दुनिया के सामने ये बात आएगी कितने लोग इनके साथ खड़े थे और इनसे क्या बातें कर। बिल्कुल सही। अमजद शुएब साहब, आपने हसन साहब की गुफ्तगू सुनी है, हुकूमत काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। फजलुर रहमान साहब की कल जिस टॉक शो का भी मैंने जिक्र किया उसके बरक्स उसमें वो काफ़ी गुस्से में नजर आए और जाहिर है कि ये स्टेटमेंट भी स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट ही इज हैविंग, जब वो कहते हैं कि भले हम हार भी गए हम सड़कों पर आएंगे। आपको क्या लगता है कि कितना लाइकलीहुड है कि इमरान खान विल मेक इट थ्रू दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन? बात ये है कि इमरान खान को अगर कोई खतरा है तो अपने लोगों से जो उनके सफों में थोड़ी दरारें नजर आ रही, अगर वो मैनेज कर लें ये इतने दिनों में तो फिर तो कोई खतरा नहीं है। फिर इनके लिए मुश्किल होगा कि अपने बद पूरे करें।
असल में प्रॉब्लम यहाँ पे अपने लोगों में है, जो कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब हुए जिससे पता लगता है कि मौका परस्त लोग कौन है। तो मेरा ख्याल है ये मैनेज करने की जरूरत है, अदरवाइज इनको कोई खास खतरा होना नहीं चाहिए। अच्छा, और ये जो 172 लोग ऑपोजिशन ने लाने हैं, आपको इसका कितना लाइक्लीहुड लग रहा है कि वो सब के सब ऑपोजिशन के साथ आएंगे? मेरा ख्याल है कि अगर अगर पीटीआई के लोग शामिल ना हो फिर तो बहुत मुश्किल है इनके 172 पूरे। लेकिन अच्छा। अगर पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो अपना साथ छोड़ जाते हैं हम्म। फिर 172 पूरे करने को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। सही। अच्छा। इत्तेहादियों का बज़ाहिर लगता है कि जो इत्तेहादी हैं वो शायद साथ न छोड़ें, वो एक असूली तौर पर वादा करके शायद उस पर कायम रहे, लेकिन अपने लोगों में कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो बोलते नजर आते हैं कि इधर में है, वो बाद लोग वो हैं जो कि हमेशा ही अपने रास्ते बदलते रहते हैं, अच्छा, ये वो हवा का रुख देखते मुताबिक चलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जनरल साहब, इससे पहले कि मैं हसान साहब से पूछूं कि उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी क्या स्पेसिफिक डिमांड्स हैं और वो किस हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि वो उनको डिच नहीं करेंगे, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, एक दिन पीटीआई से मिलती है काफ लीग एमक्यूएम, अगले दिन वो जरदारी साहब से मिलती है, फिर वो चौधरी शुजात हुसैन साहब जिन्हें अल्लाह ताला सेहत याब करें, जिनकी बीमार पुरसी के लिए एक एक करके तमाम लीडर्स तशरीफ़ लेकर गए चौधरी बरादरान के घर, वो खुद इस्लामाबाद फजलुर रहमान साहब से मिलने के लिए आते हैं। इसमें आपको क्या लगता है, फिर वो क्या सिग्नल दे रहे हैं हुकूमत को? बात ये है कि वो असेसमेंट सारे करते हैं, करना चाहते हैं ताकि अंदर से पता लग जाए कि कहीं नो कॉन्फिडेंस है तो हम बाहर न रहे। अपने बात तो सबके सामने पहले वही है, और अगर उनको ये नजर आए, को ये अंदाजा हो कि ये अभी भी पूरी तरह इनको यकीन नहीं कि इनकी नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी, फिर वो साथ नहीं हो रहे। ये सारा भूचाल आया इसी वजह से कि हमारे अपने लोग यही के खुद कहते हैं, वो थोड़ा उसमें मुतदर्र हुए। अगर वो ना होते तो चौधरी या दूसरों उनको जवाब बदलने की कोई जरूरत ही नहीं थी। बुनियादी वजह ये है कि आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, अगर कल के वादे लेंगे तो कल अल्लाह बेहतर जानता है क्या हालात हो, किसकी हुकूमत हो, किससे सरदारी साहब से देंगे या नवाज शरीफ साहब से देंगे। कल होता है कि इनकी अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा हो कि किसी भी पार्टी के पास ऐसी मसला फिर ये खुद अपनी मार्केट वैल्यू लेंगे तो आके अच्छी पोजीशन मांग रहे, क्योंकि ये तो पोजीशन वाले है, इनका तो कारोबार यही होगा। ये किसी न किसी पार्टी, क्योंकि आज हाथ में कोई नहीं लगा हमारी पोलिटिकल पार्टीज में कि पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन इस पोजीशन में है कि वो बड़ी बातें मेजोरिटी लेने और उनको कोई जरूरत ही न रहे, तो और ये उस वक्त अपने आप को कैश करें। तो आज सिर्फ ये है कि हम कहीं इस खेल से बाहर रह जाए, हमें पता लगते रहना चाहिए कि अंदर आ रहा। ठीक, अब मैं जनरल साहब आपका थोड़ा सा कनेक्शन वीक है, आपको फ़ोन लाइन पर लेते हैं। हसान साहब आपकी तरफ आती हूँ। अभी एज वी स्पीक मुलाकातें चल रही हैं पीटीआई की काफ लीग के साथ भी, दीगर इत्तेहादियों के साथ भी, बीएपी के साथ भी। कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके इत्तेहादी जमातें आपको धोखा नहीं देंगी? क्योंकि पहली मर्तबा तो हो नहीं रहा कि लेन देन और रूठने मनाने का सिलसिला चल रहा हो, लेकिन इस बार बड़ी फाइनल टाइड है। ऑपोजिशन जीती तो आपको इम्पैक्ट बड़ा सिवियर किस्म का आएगा 2023 के इलेक्शन में, और अगर आप जीते तो 2028 तक इमरान खान को हिलाना पूरी ऑपोजिशन को मिलकर भी मुश्किल हो जाएगा। क्या कहते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मैं सोचता हूँ कि हमारे जो इत्तेहादी हैं, धोखा देने की टर्म तो सही नहीं है, क्योंकि जाहिर उन पर तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगनी। तो अगर हमें साथ ना देना होता, ना दें, तो वो तो खुद बात करेंगे। तो अपने अगर कोई मीर जाफर में मौजूद हो तो वो धोखा देने की बात करें। इत्तेहाद ने तो अभी तक खुल के हमें सपोर्ट किया है, वो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बातचीत जारी भी है, मुशावरत भी जारी है, और परवेज राई साहब वगैरह जो है हमारे इत्तेहादी रहे भी, और हर चीज पे उनसे बातचीत जारी रही है, उनके मशवरे में चलते रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा साथ ही रहेंगे, और अभी तक उनसे यही बात है, और खुल के मुकाबला करेंगे इसका। बिल्कुल सही। और एक बहुत ही पर्टिनेंट सवाल, क्योंकि जाहिर है आप पंजाब में यूर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि पिछलों ने क्या किया, आपने क्या किया, पिछलों ने क्या नहीं किया, और आपने अभी क्या कुछ करना बाकी है नहीं किया अभी तक। वाई शुड एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वोट फॉर पीटीआई? पीटीआई ने ऐसा क्या किया 3 साढ़े 3 साल में?
देखें, आप पंजाब के हवाले से कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के हवाले से? ओवरऑल पीटीआई का जो वोटर है देखें, डिस्ग्रंटल्ड भी हो बड़ा भले। क्लियर बयानी है। 3-4 चीजें हैं बड़ी क्लियर। नंबर एक बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोरोना से पाकिस्तान को जैसे निकाला, दुनिया के जरीदों ने उसकी तारीफ की, इकोनॉमिस्ट ने तारीफ की, और हमारे जो जिंदगियां थी वो भी बची, हमारी इकोनॉमी भी चली और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चले, और वैक्सीनेशन ड्राइव बड़ी अच्छी हुई, बड़ा सेफली दोबारा मुल्क को खोला गया। नंबर एक बात, दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, दुनिया में हम टॉप के कंट्रीज में से हैं, और ये सहरा पीटीआई के साथ जाता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का निजाम खान साहब ने दे दिया पंजाब में भी और पाकिस्तान के अलावा, वो भी दुनिया के लिए एक मिसाल है, और ये एक इनकलाबी मंसूबा है जो ना पहले कभी किसी ने सोचा था, ना देखा था, और ये इंशाल्लाह रहते वक्तों तक याद करेंगे। ट्रू। तीसरी जो उनका काम है बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए, हमारा एहसास कॉलेज और एहसास प्रोग्राम और कामयाब प्रोग्राम, ये सारे इंश्योर करते हैं कि अगर हमारी मीशत चले भी तो बॉटम ऑफ द पिरामिड को हमने अलग से सपोर्ट करना है, ताकि जब तक ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना हो वो उनका काम जारी रहे। और आखिर में मैं ये कहूँगा, इमरान खान वो लीडर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसको सही और मुश्किल फैसले करने की जरूरत भी है, और उन्होंने किए भी। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अपनी मईशत को ठीक करना है, अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, अगर आपने अपना पब्लिक डेट कम करना है, तो आपको मुश्किल फैसले करने पड़ने थे और करने पड़ने हैं। ना हमारे मुल्क में डॉलर दरख्तों पे उठती है, ना हमारे मुल्क में पैसा दरख्तों पे उगता है। ये तभी बढ़ता है जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़े और आपका टैक्स नेट बढ़े। जब एक्सपोर्ट्स बढ़ानी होती है तो इंडस्ट्री को सपोर्ट करना पड़ता है, टैक्स नेट बढ़ाना होता है तो लोगों को टैक्स लगाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए हैं। हमारी टैक्स बेस आज 6,000 अरब से ऊपर इंशाल्लाह इस साल जाएगी। हमारी एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर से ऊपर जा रही है। तहसीलात जर जो है वो 31 अरब डॉलर होंगी, और ये तमाम सेहरा जो है खान साहब के साथ बनता है। तो वो तमाम लोग जो सही और मुश्किल फैसलों में बिलीव करते हैं वो इमरान खान साहब को वोट करेंगे, और जो दिहाड़ीबाज है, जो समझते हैं कि हम दिहाड़ियाँ लगाकर चोर दरवाजे से रातों रात तरक्की कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि हमें टैक्स का पैसा जो है वो दे के डॉलर को सस्ता रखा जाए ताकि आपका जो इम्पोर्टर है वो एंजॉय करे, वो बाकी जमातों का इंतखाब कर ले। लेकिन कोई मुहब्बत बदल पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंह मोड़ेगा इंशाल्लाह। जी जनरल साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है? हसन खावर साहब ने बड़ा एंड पे पंच लाइन दी है कि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो इनका जो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का विजन है उसके साथ ना हो। और स्पेसिफिकली वो इमरान खान की बात कर रहे हैं कि जब इमरान खान बमुकाबला दीगर सियासी रहनुमाओं की बात आती है तो जनरली पाकिस्तान की यूथ बिलखुसूस इमरान खान के साथ खड़ी हुई पाई जाती है। तो आपको लगता है कि 2023 में पाकिस्तान की यूथ उसी जज्बे से इनको वोट करेगी जिस जज्बे से 2018 में वोट किया गया था? देखिए, डिपेंड करता है कि उस वक्त हालात क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है वो समझने की जरूरत है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझते हैं कि पुराने वक्तों में या पहली हुकूमतों ने किस तरह करप्शन की, क्या उनके बाहर बैठे हैं, जायदादें बनाई हुई हैं, ये सारी चीजें जो लोग समझते हैं वो तो आज भी चाहते हैं कि ये हुकूमत कंटिन्यू करे और आगे भी आए, वो कंटिन्यूटी चाहते हैं। लेकिन ये हमेशा पढ़ा लिखा तबका जो है इसकी मेजॉरिटी नहीं होती। ज्यादातर आपके देहातों में इधर उधर लोग जो दुनिया मौजूद है वो उनका प्रोसेस बड़ा अजीब गरीब है। बाज़ जगहों पे जो गांव का चौधरी है वो लेके सबको चलता है, वो जो कह देता है वो पैसे पकड़ता है किसी से और वो वादा कराता है कि जी मुझे इतने पैसे दे दे, मैं 200 वोट लेके आ जाऊंगा, वो लेके चले जाता है। शहरों में आप देखें कि लोग मांगते हैं मेला ठेला, उनको खिलाने पिलाने का काम ये शुरू कर देते हैं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो खाना पिलाने का काम करते हैं, वो लोग उधर जाके वोट देना शुरू कर देते हैं। तो उनमें आम जो ज्यादा तबका है उसमें शऊर नहीं है। आम आदमी को महंगाई का अगर नारा लगा दिया जाए तो वो भी पिंच करती है, और खिला पिला दिया जाए उसको तो वो भी उसके लिए हो जाता है। बिल्कुल सही। तो ये इस तरह की हर्डल्स हैं। हमारा सिस्टम को इतना साफ नहीं है कि जिस शख्स ने परफॉर्मेंस दी या जो आदमी इमरान खान की तरह सिंसियर हो वो सिंसियरिटी की बुनियाद पे समझे कि उसको दुनिया इलेक्ट कर लेगी। यहाँ के डायनेमिक्स हैं थोड़े मुख्तलिफ, और ये बड़ा धोखे में देना लोगों को। आप देखिए कि महंगाई का रोना सारी दुनिया समझती है कि महंगाई क्यों है और किस तरह इसके अवामिल हैं क्या,
जो कि पाकिस्तान के बस में नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद पूरी ऑपोजिशन, जब महंगाई का रोना रोती है, तो हमें पता है, पढ़े लिखे आदमी को पता है कि ये भी आ जाए तो ये ठीक नहीं कर सकते, ये यही कुछ है जो कुछ है। लेकिन आम आदमी की परसेप्शन उन्होंने बदल दी। आम आदमी में आप जाके किसी का इंटरव्यू करें, वो कहना शुरू कर देता है ये हमें तो मार दिया, जैसे इस गवर्नमेंट ने मारा है। तो ये तो है यहाँ का। अच्छा, अब जो सूरत हाल है, इसमें वोटर का किस्सा नहीं है, इसमें है आपके अपने जो इलेक्टेड लोग हैं ऑलरेडी, जो पार्लियामेंट में है, नो कॉन्फिडेंस तो उन पे है। उनमें मैं देखता हूं तो सब अपने अपने मकासद के लिए भागे फिर रहे हैं। सही। यानी ऐसी मुफाद परस्ती की और नफ्सा नफ्सी का आलम मैंने नहीं देखा कि कहीं, मतलब हमारी पॉलिटिक्स में तो वक्तन फक्तन ये होता रहा है, लेकिन अब भी यही है। आपके साथ जो लोग जिनकी वफादारियां थोड़ी बदलती नजर आ रही हैं, उनकी वफादारियां इसलिए नहीं बदल रही कि आप काम नहीं कर रहे, वो उनकी वफादारियां इसलिए बदल रही हैं कि उनमें से किसी को कुछ नहीं मिला, उसकी तवक्कुआत थी। अब अलीम खान को देख लें, उसके पल्ले कुछ है या नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्टेंट है कि उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। अब ये कैसे हो सकता है? अगर आप, मैं मतलब ये इस चीज को समझता हूं कि बुज़दार को जब चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो गालिबन इमरान खान ने एक, आप कह लीजिए कि एक ऐसा सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जो सबको काबिल कबूल हो, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी भी चाह रहे थे कि उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए वहां पे इलेक्ट करवा के, परवेज इलाही भी कैंडिडेट थे और अलीम खान भी कैंडिडेट था। इन सब को तो नहीं बनाया जा सकता था, तो एक आदमी और ढूंढ लिया आपने। तो सोल्यूशन आपने निकाले, लेकिन अंदर उनकी ख्वाहिशात आज भी वहीं की वहीं है। लेकिन जेल साहब, और ये जब कहा गया कि हमें बुज़दार मंजूर नहीं है, तो बुज़दार का किस्सा नहीं था, असल किस्सा ये था कि भाई मुझे क्यों नहीं बना रहे, मुझे बना दें। नहीं, ये तो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन वैसे अगर एक तकाबुली जायजा लिया जाए, हसान खावर साहब जाहिर है उनके वज़ीर आला साहब हैं, तो वो माइंड भी करेंगे इस बात को, लेकिन बहरहाल एक अवामी सेंटिमेंट को सामने रखते हुए जो एक जनरल परसेप्शन पाया भी जाता है, बड़ा एक जनरल ओपिनियन पाया जाता है कि बुज़दार साहब से कहीं ज़्यादा बेहतर पढ़े लिखे, ज़्यादा मैच्योर लोग जो अच्छे तरीके से ब्यूरोक्रेसी को भी हैंडल कर सकते थे, उनमें से कोई चूज किया जा सकता था। मतलब अलीम खान, लेकिन वो बुज़दार साहब से तो बेहतर ही होते। उसमें कैंडिडेट ज्यादा थे और जिस किसी को भी लगाते बाकियों ने नाराज हो जाना था। यहाँ पे बुज़दार एक ऐसा कैंडिडेट था कि जहां बाकी के छोटे पावर सेंटर्स, वो परवेज इलाही का हो, वो चौधरी सरवर का हो, या वो इनका अलीम खान का हो, ये सारे मुस्तफीद हो रहे थे क्योंकि वो अकोमोडेटिव आदमी था, वो अकोमोडेट कर रहा था, तो ये मुतमईन थे। 4 साल ऐसे नहीं निकले। सो ये जो चीज है ये हमें समझने की जरूरत है कि खान साहब ने गालिबन ये सोल्यूशन इसीलिए ढूंढा कि चौधरी सरवर का कोई काम अटका है तो वो भी निकल जाए, परवेज इलाही को कुछ चाहिए तो वो भी निकल जाए। सो ये वो सबको एक्सेप्टेबल हो गए। इन्होंने, किसी ने कोई रिवोल्ट ऐसी नहीं की किसी वक्त में। ये तो अब आके परपुर्जे निकाले लोगों ने इसलिए कि उनको थोड़ी कमजोरी नजर आई है हुकूमत में। उन्होंने देखा है कि शायद जहांगीर तरीन का ग्रुप बाहर है या कुछ और, तो शायद हुकूमत मुतजल्जल है, तो ये खेल खेलना शुरू किया। अगर आज खान साहब थोड़ा मजबूत नजर आए तो ये आपको सारे भागते हुए वापस आके अपनी कुर्सी में बैठे नजर आएंगे। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा हसान साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, मैं आपसे बस आखिरी सवाल करना चाहूँगी। एक बहुत पॉपुलर नैरेटिव सोशल मीडिया पे हमने इमर्ज होते हुए देखा कि बैरूनी क़ुव्वतों की साजिश है, आलमी ताकतें इमरान खान को मज़ीद पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहती, कि वो डू मोर पर अमल करने की बजाय एब्सोल्युटली नॉट की सी बात कर रहे हैं, जिस पर हमजा शहबाज ने बाकायदा उन पर तनकीद भी की कि ये गलत फॉरेन पॉलिसी है। आप क्या कहेंगे इस पर? लास्ट कमेंट क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई ये तहरीके अदम एतमाद के पीछे कोई ऐसी बैरूनी क़ुव्वतें हैं, या फिर ये आपका डोमेस्टिक एक वो है, आपके डोमेस्टिकली डिस्ग्रंटल्ड सियासी मुखालिफिन है? देखें, बात यह है, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो सारा सियासी बयानिया है, ये सारा सियासी अनरेस्ट है, इस पूरे नैरेटिव का फ़ायदा किसको, और इसका फ़ायदा मुल्क दुश्मनों को हो रहा है। और ये बात बड़ी अहम है, क्या ये उनके साथ है या नहीं है, इस बात की अहमियत ये है कि आलम पूरे दुनिया में जब आपने एक पॉलिसी दी जो इंडिपेंडेंट है, खान साहब का क्या, उन्होंने यही कहा है ना कि भाई हाँ ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेंगे। जब कश्मीर आया तो आपने हमारे क्या किया, जो आप विषय कि आपके इशारे के ऊपर हम अपने फॉर्म चेंज कर देंगे। उन्होंने जंग को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि हर मसले का हल डायलॉग से होना चाहिए। लेकिन हम कोई आपके जर खरीद हो रहा, हम तो नहीं है कि आपकी उंगली के इशारे पे हम कहें कि हम इधर को चल पड़ेंगे। हमारी अपनी थिंकिंग है
कोई भी खुद मुख्तार पाकिस्तानी इस चांस से इनकार नहीं करेगा। आप अगर सियासी हिस्सों में आकर ये बात करेंगे कि जी यूरोपियन उनका केस प्लीड करने लग जाएंगे आपके ऑपोजिशन लीडर या आपके जो दूसरे ऑपोजिशन लीडर हैं मौलाना साहब, उनकी जो पुरानी में वीडियो था जिसमें वो अमरीकी सदर को एक तरफ से कि आप आके पाकिस्तान की जमहूरियत फिक्स करें, तो ये कि इस बयानिया का फायदा किसको हो रहा है? बिल्कुल क्या ये बयानिया के साथ हम आहंग नहीं हो गया? और ऐसे मौके पे क्या कुछ चीजों को हमें सियासत से अलग नहीं रखना चाहिए? आप अपना करें, जो सियासी अशार डालना है, खिचड़ी पकानी है पकाएं, आप अपनी तरीके में बात बनाएं, बंदे इकट्ठे करें, बिल्कुल जो आपका रिलैक्स है। अब आप पाकिस्तान के जो हमारे स्पेसिफिक इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ ना। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो आखिरी सेगमेंट में प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है। तहरीके अदम एतमाद की आमद है, उसको वैसे तो पेश तो कर दिया गया है, लेकिन उस पर जो अब आगे फैसला होना है, जो फैसला कुन मरहला होगा जिसमें ये तय होगा कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर पाएंगे या फिर उनको वोट आउट कर दिया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद की जो वोटिंग का दिन होगा, उस हवाले से इमरान खान साहब ने उस दिन से पहले, वोटिंग के दिन से एक दिन पहले ये ऐलान कर रखा है कि डी चौक पर वो पीटीआई कारकुनान को जमा करेंगे और अपने जितने भी वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उन सब के साथ मिलकर वो एक शाम सेलिब्रेट करेंगे। जो कुछ उन्होंने 3-3.5 साल में कारकर्दगी दिखाई बतौर वज़ीर आज़म और पिछले 40 साल के मसाइल को जिस तरह से उन्होंने हल करने की कोशिश की, कितने हो गए, कितने बाकी हैं, इस सब पर वो बात करेंगे। और इसके अलावा भी शायद कुछ रेवलेशंस करेंगे जिन हवाले से बातें हम सुनने में आ रही हैं कि जो बैरूनी कुव्वतों की तरफ से जो साजिश की गई है शायद उसको भी बेनकाब करें। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वक्त आगे आ रहा है। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बहस है जो आर्टिकल 63A के हवाले से की जा रही है कि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले, ज़मीर बेचने वाले, अपने वोट को चंद पैसों के एवज़ बेच देने वाले, उनका क्या फ्यूचर होगा और क्या उनका वोट काउंट होगा या नहीं। इस सेगमेंट में हमें इस गुफ्तगू पर अपनी लीगल इंसाइट देने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अहमद पंसौटा साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद पंसौटा साहब, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपने दोनों तरफ की राय सुनी। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये काउंट हो सकता है, कुछ का कहना है कि ये वोट काउंट नहीं करेंगे स्पीकर, अगर पार्टी हेड ये लिख कर दे दें कि आप इस शख्स को डिस्क्वालीफाई कर दें। आपकी इस पर क्या लीगल ओपिनियन है? इसका एक तनाजुर है, इसका एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि 2002 में भी ये कानून मौजूद था डिफेक्शन का, लेकिन उसके ऊपर एक सीरीज आपको प्रूव करना पड़ता था बिफोर यू कुड बी डिफेक्टेड। इसी तरह 2010 में 18वीं तरमीम के दौरान ये कानून लाया गया और उसकी जो मंशा थी, जिसको हम लेजिस्लेटिव इंटेंट बोलते हैं, लेजिस्लेटिव इंटेंट ये था कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसको रोकना है और इस किस्म के जो मेंबरान इधर से उधर जाते हैं उनको रोकना है। इस तनाजुर में ये अमेंडमेंट आई और 63A की मेरी रीडिंग ये है कि ये प्रिवेंटिव है और प्यूनिटिव नहीं। मतलब ये कि ये नहीं कि आप वोट कर दें और करने के बाद आपको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, जाके उसकी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो। मेरे नजदीक मकसद ये है कि आपने टाइम से पहले रोकना है, जिसमें स्पीकर का रोल बड़ा इंतहाई रेलेवेंट होगा। स्पीकर अपनी रूलिंग देने के अंदर मजाज है कि वो ये होल्ड करें कि ये मेंबरान जो है ये डिफेक्ट कर चुके हैं। स्पीकर की रूलिंग के ऊपर हमारा कानून बड़ा क्लियर है। 2012 की अजहर सदीक जजमेंट है जो ये कहती है कि स्पीकर का रोल मेयरली पोस्टमैन का रोल नहीं है, वो एक उससे बियॉन्ड है, वो अपना लीगल माइंड अप्लाई कर सकता है और फैसला कर सकता है। तो मैं यहाँ समझता हूँ कि जब ऐसा कोई खुदा न खास्ता मरहला दरपेश आता है तो उस सिचुएशन में स्पीकर अपनी रूलिंग देंगे कि सच एंड सच मेंबर अपीयर्स टू हैव डिफेक्टेड और उन मेंबरान के वोट जो है उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके ऊपर ऑफ कोर्स दो डिफरेंट कन्वर्स व्यूज हैं, लेकिन उस चीज को फिर आगे फर्दर चैलेंज किया जाएगा अदालत में। और अदालत, क्योंकि ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन है, पहले इस किस्म की नवीद इस सिचुएशन में मौजूद नहीं है, देयरफॉर अदालत जो है इस पे डिसाइड करेगी क्या सिचुएशन आगे चलेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक दो और भी अहम सवालात हैं आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अमजद शुएब साहब की तरफ चलती हूँ। अमजद शुएब साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात अहमद पंसौटा साहब ने बिल्कुल इब्तदाइये में कह दी और ये कूजे में दरिया को बंद कर दिया
कि इस लेजिस्लेशन का मकसद, इसकी इंटेंट ही ये थी कि फ्लोर क्रॉसिंग को रोका जाए, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 2-3 दिन से मैं टीवी पर जितनी भी बहस सुन रही हूँ वो इसी नुक्ते के इर्द गिर्द हो रही है जी कि किस सूरत में वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं या बच सकते हैं। मतलब नोबडी इज रियली डिस्कसिंग कि इसको रोका कैसे जाए, चाहे ऑपोजिशन वाले हुकूमत के बेंच में शामिल होना चाहें या हुकूमत वाले ऑपोजिशन के साथ शामिल होना चाहें, फ्लोर क्रॉसिंग नीड्स टू बी स्टॉप्ड। आप चूंकि पाकिस्तान की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी रखते हैं, हमें ज़रा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से बताइए कि जब 89-90 में उनके खिलाफ ये लाने की कोशिश की गई थी तहरीक अदम एतमाद, तो उसको कैसे नाकाम बनाया गया था और आज वाली कैसे डिफरेंट है? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना कि प्रिवेंटिव है कि रोका जाए, ऐसी चीज ना हो, वो इसी तरह है कि एक इंडिविजुअल को पता है कि अगर उसने अपनी पार्टी लाइन से हटके वोट दिया, पार्टी की हदायत से हटके, तो पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। बिल्कुल, ये एक चीज है, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप एक्शन किसी के खिलाफ कर सकते हैं उसी वक्त जबकि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो या वो वायलेशन उसने की हो, कर दी हो, सिर्फ इंटेंशन की बुनियाद पे नहीं। जब अगर उसने वायलेशन नहीं की और आपको शक है कि वो वायलेशन करेगा, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले लें, तो वो ये कह सकता है कि जी आपका शक अपनी जगह पे, लेकिन मैं तो ये वायलेशन नहीं कर रहा, मैंने तो नहीं करनी थी। अगर आप मुझे मौका देते तो मैंने तो वोट अपने ही आदमी को देना था। सो ये चीज जो है, ये यहाँ पे आके इख्तलाफ लोगों को है, और मुझे भी ये समझ लगती है कि आप कोई भी क्राइम कमीशन ऑफ एक्ट के बाद आप किसी के खिलाफ पेनल्टी एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे जुर्म की सजा होती है, जैन साहब अगर कोई एग्जम्पशन के तहत आप कर दें कि इसने ये जुर्म करना था। जैन साहब, कता कलामी की माजरत, एक छोटा सा इसमें क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी कि इस पॉइंट पे तो बहस ये है ही नहीं कि कौन सा शख्स उनके हक में वोट करने जा रहा है और कौन सा खिलाफ। मतलब ये तो बड़ा क्लियर कट बात है कि हुकूमती रुकन जब इमरान खान ने मना कर दिया कि नहीं जाएगा कोई भी हमारे इत्तेहादी और हम लोग, तो फिर तो अगर उनमें से कोई जाए तो वो इसी मकसद के लिए जा रहा है ना कि वो उनके खिलाफ वोट करने जा रहा है। बिल्कुल, मकसद उसका यही होगा, लेकिन फिर भी अगर वो चला ही गया है और उसने जाके वोट उधर नहीं दिया, तो फिर अब उसकी ये कहने को तो आप कह सकते हैं कि जी उसने पार्टी का कहना नहीं माना, पार्टी लीडर का हुक्म नहीं माना, लेकिन जो रिजल्ट या जो प्रिवेंट आप करना चाहते थे जिस चीज को, जिस सिचुएशन को, फर्ज करें वो जाके वहां बैठ तो गया लेकिन उसने वोट नहीं दिया उसके ऑपोजिशन की फेवर में, और वो अपनी ही पार्टी की फेवर में वोट दे देता है, तो आप सोचिए कि क्या उसके खिलाफ एक्शन आप ले सकेंगे? जी पंसोटा साहब, तो बात ये है कि एक्चुअल जो चीज है वो ये है कि वो वोट वहां पे दे। बाकी तो ये छोटे मोटे डिसिप्लिनरी एक्शन आप पार्टी में कर सकते हैं। सही, मैं समझ गई। को बुलाया, सर्जनिश कर दी, बिल्कुल सही। पंसोटा साहब, वक्त की किल्लत है, आपकी तरफ आना चाहूंगी। सवाल हनूज वही मौजूद है कि कोई शख्स जाएगा ही क्यों अगर उसने पार्टी लाइन की वायलेशन नहीं करनी, और ये बड़ा एक मौजूद सवाल है जैन साहब का भी कि महज किसी के जाने पर आप कैसे प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं। देखिए, जो जनरल साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन जो प्रोसेस है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली वो ये है कि पहले बेल्स आर ये बजाई जाती हैं, उसके बाद थ्रू द कॉरिडोर जो लोग गवर्नमेंट के साथ होते हैं गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं और दूसरे जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो आपकी इंडिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर हो जाती है, एंड देन उसको टिक करना होता है, इवेंचुअली वो रिजल्ट स्पीकर को दिया जाता है जो मेयरली अनाउंस करता है। लेकिन 63A में लोग ये समझ रहे हैं कि शायद सिर्फ पार्टी के खिलाफ वोट करना जो है वो ही एक वाहिद सिचुएशन है। नो, 63(1)A में है रिजाइन्स फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी और जॉइन्स अनदर पार्लियामेंट्री पार्टी। अभी अगर वो ज्वाइनिंग की स्टेज पर है तब भी स्पीकर एक रूलिंग दे सकते हैं रेड ऑन दिस। हम तो ये बात कर ही नहीं रहे कि वो वोट दे रहे हैं। द फैक्ट कि वो दूसरी सफों में शामिल हो गए हैं इज इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी दूसरी ज्वाइन कर ली है। Therefore, speaker's ruling will become very relevant, जिसको ऑफ कोर्स ये बाद में चैलेंज भी करेंगे और मामला आगे लेके जाएंगे। अच्छा, ये पंसोटा साहब, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज होके कामयाब नहीं हो सकी, वो डिसमिस हो जाता रहा। अव्वल चैलेंज नहीं होता था और अगर हुआ भी तो डिसमिस हो गया। सो जैसे आपने पहले कहा कि अगर ये ऐसा होता है तो ये पहली मर्तबा होगा। सो क्विकली लास्ट 2 मिनट्स, बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स ये भी आर्ग्यू करते हैं कि स्पीकर की ये इख्तियार में है ही नहीं, तो आप इसको कैसे
करेंगे डिस्क्राइब? मैं उसको ऐसे डील करता हूँ, फर्ज करें मान लेते हैं उसके इख्तियार में नहीं और उसने इख्तियार का गलत एक्सरसाइज कर ली, ठीक तो है। वो कर सकता है एक्सरसाइज। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि सिविल कोर्ट में जाके आप दावा फाइल करें और आप कहें जी कानून में लिखा हुआ है ये दावा एंटरटेन नहीं हो सकता, लेकिन उसका फैसला फिर अदालत करेगी। स्पीकर का जो रोल है वो 95 में भी कवर केस में, उसके बाद 2005 में और उसके बाद अजहर सदीक केस में, इन तमाम केसेस में एक ट्रांजिशनल शिफ्ट ये आया है कि इनिशियली इट वाज जस्ट द रोल ऑफ अ पोस्टमैन कि आपके पास एक चीज आई और आपने ईसीपी में भेज। अब स्पीकर ने अपना माइंड अप्लाई करना है एंड मेरी अपनी राय के मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को टू एन एक्सटेंट इंटरप्रेट भी कर सकता है जो उससे रिलेट करती हैं और उसके ऊपर एक फैसला कर सकता है। और ये भी कानून क्लियर है कि उसका फैसला चैलेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसका फैसला मेला फिडे है या गलत कानून की बेसिस पर किया गया तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 1843 या हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ये बिल्कुल देख सकती है। वो एक सेपरेट डिबेट है। ये कहना कि स्पीकर कर सकता, ये मेरा ख्याल गलत बात। ठीक है। और आखिरी सवाल ये कि अगर बिल फर्ज स्पीकर साहब किसी को रूलिंग दे देते हैं कि जी इसका डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो ये रूलिंग देने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि उनका वोट कास्ट हो चुका हो? वोट देना ज़रूरी है? वो ये काम करे तो उस पर कबातें ज्यादा होंगी। उनके पास मेरे मुताबिक, इस रीडिंग के मुताबिक, तो वोट से पहले पावर भी है और वोट अगर कास्ट होने के बाद वो उसको डिस्कार्ड करते हैं तो ये कह सकते हैं मैं इसको काउंट नहीं कर रहा बिकॉज इट कम्स एज अ डिफेक्टेड वोट फॉर मी। सो दोनों पावर कर सकते हैं और उसके बाद फिर उसको चैलेंज किया जाएगा और वो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जो वजीर आजम साहब अपनी पार्टी मेंबरान को ये कह रहे हैं कि आप जाएं ना और जाना नहीं चाहिए, ये मेरे मुताबिक आईनी बात नहीं है। इस चीज से आप नहीं रोक सकते बिकॉज राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट और ये पाकिस्तान के तहत भी जुर्म है अगर आप किसी को रोक। बिल्कुल ठीक हो गया जी। वोट करने का हक हर पार्लियामेंटेरियन को हासिल है, लेकिन जाकर फ्लोर क्रॉसिंग करना और अपनी लॉयल्टी बदलना, और बिलखुसूस जबकि ये बातें भी चल रही हैं, सबूत भी सामने आ रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब के हाथ तो बहुत कुछ लग भी चुका है मुबैना तौर पर कि किस तरह से आलमी ताकतों की ये साजिश है और कौन कौन किस किस को फंड कर रहा है और कर चुका है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। देखते हैं कि ये खिचड़ी किस तरफ जाती है, ऊंट किस करवट बैठता है। अब तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।